पीएचपी का एक सीरीज स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे हम लोग, और देखते हैं कि पीएचपी को टॉपिक बाय टॉपिक, और उसके साथ साथ में हर बार हर प्रोजेक्ट को सीखने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं कि ये लारावेल के लिए रेडी टू हो। और इसी प्लेलिस्ट में हम लोग लारावेल को भी इंट्रोड्यूस कर ले, ताकि कोई अगर सीरियसली लारावेल की तरफ बढ़ना चाहता है तो वो आराम से उसको एक पूरा बेस ऑफ पीएचपी, माइस्क्वेल, और उसके बाद लारावेल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं एक छोटा सा सेटिंग चेंज, सेंटर हटा देते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पीएचपी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ें, वेरिएबल क्या होता है, लूप क्या होता है। अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज कंफर्म किए हुए हैं और कंसिडर किए रहते हैं, तो इस तरह से आप है ना इसके फ्लो को आप आगे ले जा सकते हैं कि ईजिली आप उससे ऊपर, हाँ, तो इसलिए आप है ना इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए एक पूरा का पूरा एक फोल्डर रख लेते हैं, और उस फोल्डर के अंदर में हम हर एक टॉपिक के लिए एक अलग से फाइल बना देंगे, और उस फाइल में उस टॉपिक का डिस्कशन कर लेंगे। तो ईजिली हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वो एडिटर यूज़ कर लेते हैं जो कि मेरे पास अभी हम वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं। और वी एस कोड को यूज़ करने के बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर लेने के लिए हमको जाना होगा ओपन फ़ोल्डर में, और ओपन फ़ोल्डर में जाने के बाद हम करेंगे यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट, न्यू फ़ोल्डर, शो इन फ़ोल्डर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हमको जाना होगा यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर, ठीक है। तो हम यहाँ पे PHP बेसिक नाम का एक फ़ोल्डर बना देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बना है एक फ़ोल्डर, और इसको हम यूज़ करेंगे अपने वी एस कोड में, ठीक है। और ये पी डेस्कटॉप पे बनाए थे, एक मिनट, मैंने बनाया कहाँ था, एक मिनट, मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ, मे बी वो सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। दोबारा से ओपन करते हैं, अगेन ये नहीं दिख रहा है। PHP बेसिक, ये शायद डेट वाइज ही होता है, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए था। PHP ये रहा, ठीक है। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर है, और अब मेरे इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर में तुम नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा फाइल बनेगा यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे, नॉर्मली हम लोग PHP फाइल अगर बनाते हैं तो डॉट PHP नाम का एक्सटेंशन इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। घबराने की बात नहीं है कि ये जो रिंग लाइट है ये बेसिकली रिकॉर्डिंग में ऐड नहीं होता है, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, तो ये चीज़ हो सकता है कि तुमको थोड़ा परेशान करे, बट ऐसा वहाँ पे इशू नहीं होगा। तो ये एक फ़ाइल है जिसका नाम है intro.php, और ये फ़ाइल को हम लोगों ने बनाया है इंट्रोडक्शन समझने के लिए, और इसको कर देते हैं क्लोज़। और यहाँ पे हम PHP लिख सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेना है कि PHP एक्चुअल में लैंग्वेज कैसा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कमेंट लिखते हैं। PHP का सिंटेक्स इस तरह से स्टार्ट होता है और इस तरह से एंड होता है। यानी हम एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और PHP लिखते हैं तो स्टार्ट आता है बिना कोई स्पेस के। ध्यान रखना है कि स्पेस भी इसको खराब कर देगा, ठीक है। और जो क्लोज होगा वो होगा क्वेश्चन मार्क, उसका ऑपोजिट, यानी कि क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। तो एक PHP लैंग्वेज है क्या? तो PHP इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि PHP ऐसा नहीं है कि वो सभी लैंग्वेज की तरह नहीं है, जनरल पर्पस ही है। बट स्पेसिफिकली यूज़ कहाँ होता है, तो स्पेसिफिकली यूज़ होता है सर्वर साइड रेंडरिंग में, यानी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। PHP इज़ अ जनरली यूज फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि ये काम वेबसाइट का बैकएंड बनाने का बहुत अच्छा करता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लोग इसी काम के लिए करते हैं। ये क्या करता है, सर्वर साइड रेंडरिंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोड आप PHP में लिखते हैं वो पब्लिक को नहीं दिखता। पब्लिक को दिखता है उसका आउटपुट, और आउटपुट आता है HTML में। तो इसीलिए ये यूज़ होता है वेब पेज बनाने के लिए। और ये कोई भी वेबसाइट को डायनेमिक डिज़ाइन कर सकता है। डायनेमिक का मतलब तुम सारा पेजेस नहीं बनाओ तो भी ये तुम्हारा सारा पेज बना देगा, यानी बहुत कम समय में। इट कैन बी एम्बेडेड इनटू द HTML। एक HTML फाइल के अंदर भी तुम आराम से PHP लिख सकते हो, ठीक है।
and often used as a conjunction of the database to create a web application. आप database के साथ भी इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे MySQL बहुत अच्छा है database में, और वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। PHP का ये छोटा सा परिभाषा जो आपके सामने आ गया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, तो PHP के सिंटेक्स को समझेंगे, ठीक है। तो PHP सिंटेक्स बाकी लैंग्वेज से बहुत सिमिलर सिंटेक्स है। PHP इज सिंटेक्स इज सिमिलर टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे वेरिएबल बनाना, फंक्शन बनाना, लूप बनाना, कंडीशनल स्टेटमेंट डालना। लूजिंग टाइप लैंग्वेज होने की वजह से आप इसमें डेटा टाइप नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मीनिंग दैट यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर अ डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। आपको पता होगा सी लैंग्वेज में, अगर हम याद करो सी लैंग्वेज में अगर हम कोई वेरिएबल बनाते थे तो उसमें INT x लिखना पड़ता था। तो ये INT क्या है, INT यहाँ पर है डेटा टाइप। तो यहाँ पर PHP में ऐसा नहीं करना पड़ता है। आप PHP में सिंपली उसका वेरिएबल बना सकते हो, जो कि PHP का वेरिएबल $साइन से शुरू होता है। इग्नोर इट, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हम। तो ये लूजिंग टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है लूजिली, यानी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप इसको बिना डेटा टाइप के भी बना सकते हो। ऐसा कौन लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट। ऐसा कौन लैंग्वेज है, पाइथन। ये सारे वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये सेम चीज़ अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे भी पाइथन में दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि पाइथन एक टाइप लैंग्वेज नहीं है। PHP एक टाइप लैंग्वेज नहीं है, PHP भी एक टाइप लैंग्वेज है। इसमें भी डेटा टाइप डिक्लेयर किया जा सकता है और इसको फास्ट बनाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि जो स्ट्रिक्ट होता है डेटा टाइप को लेकर, वो लैंग्वेज फास्ट होता है, जैसे C++, जावा, और ऐसे सारे लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको डेटा टाइप ढूंढना नहीं पड़ता है, उनका डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं PHP के इंट्रोडक्शन में, PHP की हिस्ट्री जानने के लिए। तो PHP का हिस्ट्री थोड़ा सा पीछे लेके जाना होगा, 1994, यानी आज से करीबन करीबन 30 साल, नहीं 28 साल, कितना हुआ, 31 साल, कितना हो गया, 32 साल, 31 साल, 31 साल, 31 साल जो है लगभग पीछे लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि रस्मस लेडॉफ नाम का एक व्यक्ति, जो कि डेनिश कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे, उन्होंने पहला वर्जन PHP का तैयार किया था। बट उसका जो इंटरफेस था वो कॉमन गेटवे इंटरफेस यूज होता था, यानी CGI यूज करते थे, और स्क्रिप्टिंग करते थे, पब्लिक विजिट करता था, पर्सनल वेबसाइट को ट्रैक करते थे। कैसे, कितना लोग आए इस वेबसाइट में, गिनती करने के लिए, विजिटर्स को काउंट करने के लिए PHP बनाया गया था। बट आज के टाइम में PHP एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा इवोल्यूट हुआ है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला है। और इवोल्यूट करने के अलावा उसमें वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के ऊपर PHP एक ऐसा लैंग्वेज बन के आया जो बहुत ही पावरफुल है। इवन दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं, कुछ ट्रिलियंस में है, 7.8 7.9 ट्रिलियंस लास्ट अपडेट था, उसमें 68% वेबसाइट स्टिल आज 2026 में भी PHP पे ही रन करते हैं। तो इतना बड़ा पावरफुल लैंग्वेज बनने की जर्नी ये है कि इसका स्टार्टिंग हुआ था एज अ पर्सनल होम पेज। क्या नाम था इसका, पर्सनल होम पेज। तो इसमें से PHP समझ में आ गया, PHP, ठीक है। ये इसका नाम इसलिए पड़ा था, लेकिन बाद में लैंग्वेज तो पर्सनल होम पेज बनाने वाला नहीं रहा, तो इसका एक्रोडम कर दिया गया, यानी कि इसका उल्टा सीधा हो गया। अब इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यानी अब तुम इसको उल्टा पढ़ सकते हो, जैसे MBBS में होता है ना, MBBS में M पहले थोड़ी आता है, ठीक है। तो MBBS उसको अगर फुल फॉर्म पे पढ़ोगे तो बिल्कुल उल्टा आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्रोडम यूज होता है, और यहाँ पे भी PHP का मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। पहले इसका नाम पर्सनल होम पेज था। तो PHP एक बहुत इवलेटेड। अब हम PHP वर्जन की बात करें, तो PHP वर्जन की लिस्ट की बात करें, तो हम आपको लिस्ट दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। PHP 1.0, जो कि इनिशियल स्टेज से थोड़ा आगे था, और पहली बार इसको स्टैंडर्डाइज किया गया 1995 में, ठीक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1995 कुछ हो सकता है। अब आप इसके सारे वर्जन देख सकते हैं। PHP का 4 वर्जन कब लॉन्च हुआ, 5 कब हुआ, 6 कब हुआ, इवन 7, 8, 8.1, 8.2, अभी हम लोग हैं 8.5 तक।
8.3। देखो, पीएचपी के वर्जन को देखा जाए तो 1995 में पहला वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था। कुछ ऐसे वर्जन थे जो रिलीज हुए लेकिन कभी ऑफिशियली रिलीज हुए ही नहीं। मतलब ऐसा भी था जैसे 6 वर्जन का। एक्चुअल बात है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक चीज़ कि पता नहीं क्या है, लेकिन कभी भी कोई सॉफ्टवेयर में 6 वर्जन लॉन्च नहीं करता है। तुम दुनिया का कोई ऐसा चीज़ बताओ जो 6 वर्जन पे आया है। बहुत सारे ऐसे, टेली 6 नहीं है, टेली 7 है, टेली 9 है, टेली 5 है। ठीक है, उसी तरह से ना एचटीएमएल को देख लो, एचटीएमएल 5 है, अब 7 की बारी आ गई है। ठीक है, अब जो एचटीएमएल लॉन्च होगा वो 7 वर्जन पे लॉन्च होगा, 6 गायब हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ना अगर तुम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का नाम जानते हो तो वो उन सब के साथ भी यही हुआ। जैसे विंडोज़ के बारे में देखो, विंडोज़ 7 आया लेकिन 6 नहीं आया। ठीक है, यानी उसने ऐसा पैटर्न बना दिया है पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। इसको हालांकि ब्रेक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक होता है, एक फेनोमेना बन गया। जैसे यूएसए में ना 14 नंबर का ना रूम होटल में नहीं होता है। तो इसलिए नहीं होता है, इसके पीछे का काउज़ ये था कि एक बार ऐसा ही बात आई कि न्यूयॉर्क में बहुत स्ट्रेस होने लगा, लोग बहुत स्ट्रेसफुल हो गए। अ, दिनचर्या उनका बहुत खराब हो गया, बहुत स्ट्रेस में रहने लगे, टेंशन में रहने लगे, कुछ लोगों ने सुसाइड किया। तो सुसाइड करने वाला पहला व्यक्ति 14 नंबर रूम में सुसाइड किया था, होटल में। तो दूसरा व्यक्ति भी 14 नंबर पे जाके सुसाइड कर लिया। 2 दूसरे हॉस्पिटल होटल में हुआ ऐसा, बट कोइंसिडेंस कि दोनों का रूम नंबर सेम था, 14 ही था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक बिना दिमाग में एक बात बैठ गया कि जिसको सुसाइड करना होगा 14 रूम में जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जितने लोग सुसाइड करते थे वो 14 नंबर बुक करते थे। समझे? तो ऐसा हुआ कि अब लोग को अगर 14 नंबर किसी को, आम आदमी को जिसको सुसाइड नहीं करना, उसको देते थे तो लोग हँसते थे कि हम 14 नंबर नहीं लेंगे, हमको तो सुसाइड थोड़ी करना है। तो यही हो गया जैसे केटीएम के साथ हुआ था, है ना? बाइक तो बहुत अच्छा है लेकिन छपरी बन गया वो। तो इसी तरह से टाटा नैनो के साथ भी हम लोग यही किए, है ना? टाटा नैनो एक अच्छी कार थी, नो डाउट टाटा ने एक विज़नरी कार बनाई थी। और उसके बाद है ना टाटा की ये वाली कार, लोगों ने उसको माचिस का डब्बा, पलटू, क्या-क्या नहीं बोलने लगे, ठीक है? तो लोग लख एक लखिया कार 1 लाख रुपए का कार, ये विज़नरी था। बट अभी देखोगे मोरेसेस गैराज का कॉमेट करके एक ठो कार आता है, उससे भी अजीब-सा है वो, उसमें तो पीछे का गेट तक नहीं खुलता है। फिर भी लोग खरीदते हैं 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए में। तो हँसी की बात ये है कि लोग, अजीब बात है, अजीब मामला है कि लोग है ना किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, उसको तहस-नहस करके छोड़ते हैं, है ना? तो यहाँ पे वही मामला है कि 6 वर्ज़न पता नहीं काहे से लॉन्च होता है, लेकिन लॉन्च नहीं होता है। 8.5 अभी लेटेस्ट वर्ज़न है, आप इसके पीएचपी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इसको देख देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। पीएचपी का ऑफ़िशियल वेबसाइट है php.net, और इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे 8.5 के बारे में बात हो रहा है, जो कि अभी नया-नया लॉन्च हुआ है। देखो, पीएचपी फास्टर, स्मार्टर एंड बिल्ड फॉर टुमारो, एकदम पीएचपी तैयार है। मेजर अपडेट्स के साथ आया है, बहुत कुछ है, यूआरएल एक्सटेंशन, पाइप ऑपरेटर, है ना? बहुत कुछ आया है, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया। पहले ऐसे होता था, वैसे होता है, पहले ऐसा होता था, वैसे होता है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है? 8.5 बहुत कुछ लेके आता है, ठीक है? बट मैं यहाँ पे अभी आपको 8.3 तक बात कर रहा हूँ। 8.5% भी आराम से आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो पीएचपी के क्या-क्या चीज़ें समझ गए हम लोग, पीएचपी के डेफिनेशन समझ में आ गया, सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है वो समझ में आ गया, हिस्ट्री क्या है वो समझ में आ गया, पीएचपी का नाम कैसे पीएचपी पड़ा वो भी आ गया, और पीएचपी का वर्ज़न भी लिस्ट आउट कर लिए हम लोग। अब बारी है कि पीएचपी में आखिर जो कंटेंट्स होंगे वो क्या-क्या होंगे, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल है कि इंट्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी, ठीक है? और दूसरा कंटेंट क्या होगा, तो इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद हम लोग फीचर्स ऑफ पीएचपी पढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ पीएचपी पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ पीएचपी पढ़ेंगे, आप लोग तो यही चाहते हैं पढ़ें। एप्लीकेशन ऑफ पीएचपी पढ़ें, और थोड़ा देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ पीएचपी, ठीक बात है। तो फीचर ऑफ पीएचपी, फीचर पीएचपी में क्या-क्या फीचर है? बताओ। सबसे पहला ईज़ी टू लर्न एंड यूज़, यानी कोई पीएचपी को पढ़ने वाला लैंग्वेज, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से पीएचपी कर रहा हूँ और मुझे लगभग 18 साल हो गए होंगे लगभग पीएचपी के साथ। तो पीएचपी लैंग्वेज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये किसी भी नए स्टूडेंट को वेब एप्लीकेशन डेवलपर बनाने में सबसे सरल है। मतलब ज़ैंगो से compete किया जाए या एक्सप्रेस से किया जाए, नोड जेएस का कोई पैकेज से किया जाए, कोई लाइब्रेरी से, कोई फ्रेमवर्क से किया जाए,
या फिर डॉट नेट से किया जाए, जावा से किया जाए, तो ये वेबसाइट बनाने में इससे ज़्यादा आसान लैंग्वेज नहीं है कोई। इसलिए मुझे ये पर्सनली ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक बिगिनर के लिए ये एक वरदान जैसा काम करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज सीखना है तो सी या पाइथन को अपना बेसिक बनाओ, वैसे वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो पहले पीएचपी बनाओ, ठीक है। बट आज के ज़माने में थोड़ा मार्केट ज़्यादा पाइथन का हुआ पड़ा है, तो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि सर हमको पाइथन सीखना है। तो डायरेक्ट जब कह देते हैं तो हम लोग भी उनको वही पढ़ाते हैं, नहीं तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा सर को पाइथन नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग है ना, हाँ में हाँ भर देते हैं। लेकिन किसी किसी पर्सनल स्टूडेंट को, कोई अच्छा स्टूडेंट होता है जिसको एडवाइस दिया जा सकता है, तो उसको हम देते ही बात एडवाइस, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। और उसके बाद फ्री है ये, फ्री है और ओपन सोर्स है, यानी कि रसमस लेडाव भैया 1 रुपये भी नहीं लेते हैं पीएचपी को अपग्रेड करने का, पीएचपी का इस्तेमाल करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। रसमस लेडाव को थैंक यू उसके लिए। आ, उसके बाद देखा जाए तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्पेसिफिक सर्वर साइड लैंग्वेज है, यानी कि इसका कोड पब्लिक तक नहीं पहुंचता। अगर आप जावा स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट डेवलपर बन जाते हैं और आप वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पे एक पंगा है, वहाँ पे पंगा ये है कि उसका कोड आउटपुट में दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे काम करता है। और आप कहेंगे सर वो उसका नोड जेएस जो है, तो बिल्कुल सही बात है, नोड जेएस सर्वर साइड लैंडिंग करता है, बट जितना लैंडिंग सर्वर साइड पे ना जैंगो पीएचपी और रूबी जैसे लैंग्वेज कर देते हैं, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात मैं आपको एक बात बता दूँ, इस वीडियो में बोल देता हूँ मैं कि जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा इसका तो नहीं पता, लेकिन पीएचपी का फ्रेमवर्क जिंदा रहेगा, ये क्लियर है, ठीक है। और ये बात मैंने ठीक 10 साल पहले भी बोली थी अपने स्टूडेंट्स को कि कुछ भी जो नया आता है, रिएक्ट होगा कि नहीं होगा नहीं पता, रिएक्ट के बारे में देखो, एक बहुत बड़ा उसका एक लाइब्रेरी होता था रिडक्स, वो लाइब्रेरी आज चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके जगह पे जस्टिन जैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, वो उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन पीएचपी में ये कह सकते हैं कि वो सर्वर साइड में हमेशा रहेगा, ठीक है, और पीएचपी नेवर डाई, ठीक है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज होता है, वेबसाइट में बैकएंड बनाने के लिए बेस्ट लैंग्वेज होता है पीएचपी। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो इसमें एक देखो, सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस, ये एक बड़ा फीचर होता है कि ऐसा नहीं कि एक डेटाबेस के साथ सिर्फ माइस्क्यूएल के साथ काम करने को तैयार है, मंगो डीबी के साथ क्या तैयार है, फायरबेस में इंटीग्रेशन कर सकते हो, मतलब जितना भी तुम डेटाबेस जानते हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट मॉडल हो चाहे वो रिलेशनल मॉडल हो, सब कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रन इन वेरियस प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है कि इसमें जो बाउंड्री ऑफ द सर्वर रनिंग है वो कहीं नहीं है, लिनक्स पे ज़्यादा ऑपरेट करता है, विंडोज़ पे भी काम करता है, और मैं तो मैक यूज़ कर रहा हूँ, इस पे भी पीएचपी काम करता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं है ये, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरी विंडोज़ में काम करेगा। अगर आपको पता है, बीबी डॉट नेट जैसे कोड आप मैक में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो विंडोज़ का है, वीबी डॉट नेट से जो सॉफ्टवेयर बनता है वो विंडोज़ के लिए बनता है। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है वो, और यहाँ ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अ, एक कम्युनिटी की बात करें, जब हम बात करते हैं कि कितने डेवलपर दुनिया में हैं, तो मैंने तुमको बताया ही पहले कि 68% ऑफ द वेबसाइट जो है वो पीएचपी से बना हुआ है, तो कम्युनिटी कितनी बड़ी होगी, ठीक है। बेसिक कम्युनिटी, लार्ज कम्युनिटी, मेरे बहुत फेवरेट लोग हैं इसमें जो कम्युनिटी वाइज में, मैं विंग्स को बहुत अच्छा मानता हूँ, न्यूनो मदारो को बहुत अच्छा मानता हूँ, टेलर ऑटवेल, नो डाउट, ठीक है, ये लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जोफ्रा आर्चर है, बहुत सारे लोग हैं इसमें जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली नेटिव पीएचपी की टीम है, पीएचपी के फ्रेमवर्क में लारावेल की टीम है, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, मैं भी लारावेल टीम से ही बिलोंग करता हूँ, मैं अपने आप को उस कम्युनिटी का हिस्सा मानता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका जो बिल्ट इन फंक्शन है वो दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। क्या है कि इसके पास मोर देन 4000 फंक्शंस हैं जो पहले से बने हुए, हर काम के लिए बना हुआ फंक्शन अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा रिच सेट लेके आता है, यानी कि तुमको बहुत कम ऐसा होगा कि तुमको अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा किसी काम के लिए। मोस्टली लाइब्रेरीज और फंक्शंस अवेलेबल है, और आप कभी भी चाहते हैं उसको यूज़ करना ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं द एबिलिटी ऑफ एम्बेडेड इन एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर डायरेक्ट कोड लिखने की क्षमता शायद बहुत कम लैंग्वेज में है। जैसे आप जानते हैं कि
जावा है तो जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको पता होगा कि एचटीएमएल में करने के लिए उसको डॉम में रेंडर करना पड़ता है, जो कि आपको आईडी से या क्लास से या टैग नेम से कनेक्ट करते हो। यहाँ पे एचटीएमएल डायरेक्ट लिख सकते हैं आप पीएचपी बीच में कहीं पे भी। इवन आप एचटीएमएल के किसी टैग के किसी क्लास के अंदर भी लिख सकते हो पीएचपी, इतना एम्बेडेड हो सकता है। ये काफ़ी सरल बात है। और उसके बाद आता है वर्सेटैलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और तुमको वेब एप्लीकेशन डायनेमिक बनाने का अनुमति देता है पीएचपी, जिसकी वजह से तुम बड़े से बड़ा एप्लीकेशन तुम तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं जिस पे हम बात किया। ये कंटेंट से हम लोग पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, और फीचर्स ऑफ पीएचपी पढ़ चुके हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात नहीं करेंगे। मेरे लिए डिसएडवांटेज ऑफ पीएचपी क्या है, एडवांटेज तो आप समझ गए, सारा फीचर तो एडवांटेज ही है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ पीएचपी है सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी। अगर कोड ठीक से नहीं लिखा गया तो वेबसाइट हैक। ठीक है, जो पीएचपी का जो मार्केट में जो वैल्यूएशन है वो खराब करने का रीजन ज्यादातर यही है कि जब पीएचपी का कोड लिखने वाला प्रोग्रामर बहुत बेसिक और वो होता है, और माइस्क्वेल इंजेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और उसके वेबसाइट हैक हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको लगता है पीएचपी खराब है। बट नहीं, पीएचपी नहीं खराब था, पीएचपी को इस्तेमाल करने का तरीका आपका गलत था। ठीक है, जैसे आपका कनेक्शन कर रहे हैं, आप नॉर्मल कनेक्शन कर लेते हैं डेटाबेस के साथ। इसमें एक कनेक्शन मेथड आता है पीडीओ मेथड, पीएचपी डेटा मॉडल, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट, पीडीओ मेथड। तो पीडीओ मेथड को सिक्योर मेथड माना जाता है। तो आप SHA-1 नहीं कर सकते हैं, आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं जानते हैं, तो फिर आपने क्या करना, आप अपने वेबसाइट को हैकेबल बना देना। तो इसको पूरा बुलेट प्रूफ बनाने के लिए आपको पीएचपी में कोड सही से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली चीज है जो आपको ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस के इशू, अगर लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना रहे, लार्ज स्केल का मतलब कि पूरे गूगल को अगर आप बनाना चाहते हैं, गूगल में कितना एप्लीकेशन, 1300 1400 लगभग लगभग एप्लीकेशन है। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट पीएचपी पे लेके आएंगे तो शायद पीएचपी सही लैंग्वेज इसके लिए नहीं होगा। एक सिंपल एप्लीकेशन के लिए बेस्ट बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन इस स्केल पे, जिस स्केल पे वर्ल्ड वाइड आप जाना चाहते हैं, उस स्केल पे आपको पीएचपी के अलावा लो लेवल लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक अगर आप जानते हैं तो फेसबुक पीएचपी बना हुआ है, बट उसका लो लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। यानी पीछे से इंजन का ताकत कौन देता है, सी प्लस प्लस, और आगे में परफॉर्म कौन कराता है, पीएचपी। तो दोनों मिला के ही वो बेस्ट लैंग्वेज बन जाता है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉगिंग जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको सीएमएस बोलते हैं, वो भी पीएचपी बना हुआ, उसका नाम है वर्डप्रेस। दुनिया का बेस्ट के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है उसको जुमला बोलते हैं, और जुमला भी बना हुआ है पीएचपी पे। उसके नीचे का बेस्ट जो ओपन सीएमएस, वो भी पीएचपी पे। दुनिया का बेस्ट इंटीग्रेशन जो आपको ई कॉमर्स लिए करते हैं, शॉपिफाई, वो भी पीएचपी पे। ठीक है, ओपन कॉमर्स, ओपन ई कॉमर्स, वाव कॉमर्स, ये सारे के सारे पीएचपी पे डिजाइंड हैं, डेवलप्ड है। क्यों? इसकी वजह ये है कि ये लार्ज लेवल पे लोग इसको सर्वर पे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डिसएडवांटेज देखना चाहते हैं तो और भी डिसएडवांटेज है। जैसे अगर आप स्ट्रिक्ट डेटा टाइप नहीं लगाते हैं, ठीक है, अगर आपने सही से डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, तो आपके काम में बिहेवियर में अनएक्सेप्शन एरर्स आ सकते हैं। ये इसके डिसएडवांटेजेस आपको बता रहे हैं। यानी मोटे मोटे तौर पे जो इसमें डिसएडवांटेजेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके ही हैं। आपने अगर कोड सही से नहीं लिखा है तो आपका कोड बिहेवियरली गलत काम करेगा। तो ये पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एरर हैंडलिंग कैन बी इनकन्वीनियंट एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। एरर हैंडलिंग को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाए तो एरर हैंडलिंग सही से एरर मैनेज नहीं करने देता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस पे और फ्यूचर क्या है पीएचपी का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एप्लीकेशन। देखो, सबसे पहले जो इसका एप्लीकेशन है पीएचपी का, सबसे ज्यादा जो पीएचपी जिससे इसमें इस्तेमाल होता है वो है वेब डेवलपमेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है, दुनिया की सबसे ज्यादा वेबसाइट्स पीएचपी पे डिप्लॉयड है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन अगर हम देखा जाए तो पीएचपी का सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने आपको बताया ही, वर्डप्रेस, जूमला, ड्रॉपल, ये सारे पीएचपी पे ही बने हुए हैं। और दुनिया की सबसे अच्छी सीएमएस जो है, वर्ल्ड में टॉप 10, वो भी सब के सब सीएमएस पीएचपी बने हुए। यानी इस लैंग्वेज का तोड़ नहीं है इस मामले में। ठीक है, नंबर 3, ई कॉमर्स।
अगर आपका प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स है, आपका प्लेटफॉर्म है, ऐड टू कार्ट है, यूजर इंटरफेस है, प्रोडक्ट का कैटलॉग दिखाना है, शॉपिंग कार्ट बनाना है, कूपन डिस्काउंट दिखाना, पेमेंट प्रोसेस करना, वंडरफुल। आपके लिए कौन सा लैंग्वेज है? वो है आपका PHP। अब आते हैं वेब फ्रेमवर्क की बात करते हैं। PHP से बहुत ज़्यादा ही दुनिया में फ्रेमवर्क बना हुआ है। इसमें से एक फ्रेमवर्क तो आप जानते ही हैं, लारावेल। और ये फ्रेमवर्क दुनिया में सारे लैंग्वेज के फ्रेमवर्क के कंपटीशन में भी ये टॉप 10 में बहुत ज़्यादा ऊपर आता है। कई बार 3 में आता है, कई बार 4th नंबर पे आता है, कई बार 2 नंबर पे आता है। यानी 1 नंबर की जगह छोड़ करके बाकी सब जगह पे लारावेल को कंसिडर किया जाता है। सिम्फोनी सिम्फोनी दूसरा फ्रेमवर्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कोडिग्नाइटर इसका तीसरा फ्रेमवर्क है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके अलावा PHP केक PHP, सॉरी, केक PHP और बाकी फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल है, जो बहुत जल्दी से आपका प्रॉब्लम, जितने भी डिसएडवांटेज आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कोर PHP में है। लेकिन जब आप फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो ये सारे डिसएडवांटेज खत्म हो जाते हैं। यानी जो PHP में कमियां हैं, डिसएडवांटेज है, वो सारी कमियां आपकी एक बार में सॉल्व होती है फ्रेमवर्क के साथ। चाहे आप लारावेल यूज करो, सिम्फोनी यूज करो या कोऑर्डिनेटर यूज करो। चलो नेक्स्ट, रेस्टफुल एपीआई। वाओ, ये वो एपीआईज है जिससे हम लोग फ्रंट एंड अलग लैंग्वेज से काम में ले सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। और ये सारे एपीआईज बनाने में कारगर है आपका कौन? आपका PHP। ठीक है, जो भी सर्विसेज आपको लेना है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाना है, बैक एंड से आपको डेटा लेकर बनाना है, और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, सब कुछ आप यहाँ पे बना सकते हैं। छठा जो इसका एप्लीकेशन है वो है फ्यूचर ऑफ PHP, जिसमें हमको बात करना है। PHP अभी तक रुका नहीं है, PHP लगातार अपने आप को इवोल्यूट कर रहा है, यानी अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, और बहुत से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये पहले जैसी बात नहीं, आज से 10 साल पहले PHP जो था, उसका उसको कंपेयर करेंगे आज के PHP से तो 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। जब मैं देखा था PHP को, उसमें कुछ चीज़ें कमियां थी, आज वो कमियां नहीं है। आज वो बेटर लैंग्वेज के तौर पे अवेलेबल है। ठीक है, इन्हांस कर रहा है, बेटर सिक्योरिटी दे रहा है, PHP कम्युनिटी रिमेनिंग एक्टिवेटेड है, कंट्रीब्यूशन बहुत लंबा चौड़ा जाता है, और आप मॉडर्न एप्लीकेशन में भी ये बहुत रेलिवेंट है। आज PHP मेंटेनेंस के पोजीशन में देखा जाए तो बहुत पॉपुलर चॉइस है, सर्वर साइड लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग का और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सबसे टॉप चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ और बताना है? सुनो, 8 वर्जन के बाद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी कि जब PHP 8 लॉन्च हुआ था, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, इसमें इतना कुछ चेंज हो गया है, इतना कुछ अच्छा हो गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज हुआ है वो है उसमें एक कंपाइलर ऐड किया गया, उसका नाम है JIT कंपाइलर। JIT कंपाइलर क्या है? वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। और वो बिल्कुल, इसके जो डेवलपर है रस्मस लेडॉफ, उन्होंने एक पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये बाकी वर्जन से इस वर्जन में करीबन करीबन 6000 गुना ज्यादा फास्ट है। यानी जट JIT कंपाइलर यूज करने के बाद, जस्ट इन टाइम। ठीक है, JIT कंपाइलर यहाँ देख सकते हैं, इंक्लूडिंग JIT कंपाइलर, यूनियन टाइप, एट्रीब्यूट्स, एकदम मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ। PHP का एट्रीब्यूट 8 वर्जन में आया था, आज हम लोग लैरावेल में खूब यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स को। एरर हैंडलिंग बहुत इनहेंस हो गया, ये इसका बैकलॉग था जो आज बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव्ड है। PHP 8 पॉइंट के बाद PHP का पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये आठवां जो हमको डिस्कशन करना है वो है कंक्लूजन। ठीक है, जो आपको समझना है, एक रिच हिस्ट्री के साथ आता है। PHP कोई आज का लैंग्वेज है नहीं, 1992 में इसकी इनिशियल स्टेजेस में स्टार्ट हुई थी ना, पहला वर्जन 1994 में आ गया था। और 1994 को अभी देखा जाए तो अभी 31-32 साल है। 31-32 सालों में की लैंग्वेज, पुरानी लैंग्वेज अभी तक इस एकदम वैसी खड़ी है जैसे पाइथन है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस है। बहुत सारे लैंग्वेजेस के बीच में आए हैं और चले गए, लेकिन ये लैंग्वेज अभी भी स्ट्रिक्टली कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कौन होता है? जो सीखता है, जो पढ़ता है, जो जानता है, जो उसको इस्तेमाल करता है, वो कम्युनिटी होता है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन समझ में आ गया। तो PHP की जो आज की कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और फीचर ऑफ PHP, ये सब हम लोग डिस्कस किया। अगर आपको कोई सवाल PHP से रिलेटेड लगता है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।